नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो जेएसएससी एलडीसी के एग्जामिनेशन की अगर मैं आपसे बात कर लूं कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर बात किया जाए जहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाने 50 क्वेश्चन कंप्यूटर के सेक्शन में। अब इस 50 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन आपका बेसिक कंप्यूटर के सवाल रहेंगे और 25 सवाल आपको टंकन से रहेंगे। तो ये जो 25 सवाल जो मैंने कहा आपको टंकन से रहेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो 25 सवाल है जहाँ पे आपको पूरा कॉन्सेप्ट पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 3-4 पैटर्न पे आपको यहाँ पे सवाल बन सकते हैं। किस किस पैटर्न पे बनेंगे? एक तो आपका एकदम स्टैटिक पार्ट से क्वेश्चन बन जाएगा, मतलब कि जो कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ है, किस ईयर में हुआ है, आईसी चिप सबसे पहले कब डेवलप की गई थी, मतलब वो स्टैटिक पार्ट हो गया। फिर एक करंट से जोड़ करके, मतलब कि सबसे सुपर कंप्यूटर किस देश के पास डेवलप हुआ, कौन सा अभी सुपर कंप्यूटर सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर, इस प्रकार के सवाल। और तीसरे पैटर्न पे कंसेप्चुअल सवाल। कंसेप्चुअल सवाल कहने का मतलब ये है कि आप जो बात करते हैं सीपीयू की, तो सीपीयू किस आईसी चिप का ये एग्जाम्पल है। और भी बहुत सारे कंसेप्चुअल सवाल बन सकते हैं एमएस वर्ड से, ऑफिस से। तो देखिए मेनली ये 25 क्वेश्चन के लिए आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ मैंने पूरा कंप्लीट पढ़ा रखा है, पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया है मैंने। साथ के साथ आपको जीके और आपका झारखंड जीके जो आपके जेएसएससी एलडीसी में आएंगे, तो यहाँ मेनली देखें तो आपको सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे आपको पढ़ना है, मेमोरी यूनिट्स कोडिंग सिस्टम के बारे आपको देखना है, हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर मेमोरी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, सिक्योरिटी, एमएस ऑफिस में सब कुछ, वर्ड भी, पावर भी, पॉइंट और एक्सेल। हालांकि अगर देखा जाए तो यहाँ पे इतना आपको डिटेल स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मोर ओवर अगर बात किया जाए, अगर आपने जेएसएससी सीजीएल में जितना पैटर्न का लेवल देखा है सेम वही, क्योंकि भाई जेएसएससी एग्जामिनेशन करा रही है इसलिए बिंदास रहिएगा, बहुत डिटेल में जाके एमएस ऑफिस नहीं करना है। मैंने जितना कराया मोर देन सफिशिएंट है। और फिर मिसलेनियस पार्ट जिसमें फुल फॉर्म वगैरह रहेंगे, कुछ स्टैटिक पॉइंट रहेंगे और एक नेटवर्किंग चैप्टर। तो ये कुल मिलाकर के 12-13 चैप्टर है जो आपको पढ़ने होते हैं कंप्यूटर में, और ये आपको कंप्लीट हम लोगों ने करा रखा है। आप हमारा एप्लीकेशन फोकस स्टडी विद अभी अगर आप इंटरेस्टेड हैं और कोई डाउट है तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। एलडीसी बैच जिसकी ओनली फी अभी है 500, जिसमें आपको कंप्लीट कंप्यूटर पढ़ाया गया है, कंप्लीट आपको जीके अभी ये चल रही है भाई, तुरंत तो खत्म होगी भी नहीं है, और फिर आपको झारखंड जीके ये कंप्लीट करा दिया गया है, ये कंप्लीट हो चुका है। जीके ऑन गोइंग है, अभी इकोनॉमिक्स में आपका फाइनेंस कमीशन वगैरह स्टार्ट होगा, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग आपको जो बताने वाले हैं, हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे, मेनली हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। पर देखिए जो तरीका, जो जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे ही कंप्यूटर को पढ़िएगा, नहीं तो अगर चीज़ें याद करने के चक्कर में रह गए ना भाई तो बहुत तकलीफ होगी इस चैप्टर में, क्योंकि ये वो चैप्टर है जहाँ पे आप 100% स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि आप मैथ्स में कर सकते हैं उसी प्रकार कंप्यूटर में भी किया जा सकता है। तो देखिए ये जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है ना, ये स्क्रीन में जो दिख रहा है, पहले इसको समझिए ये चीज़ें क्या है क्या नहीं है। जो आपको यहाँ पे ये येलो कलर से जो चीज़ें दिख रही है इसको आप क्या कहते हैं? ऑप्शन में पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है, या फिर इसे आप डेस्कटॉप का नाम दे देते हैं, या फिर मॉनिटर कहते हैं, क्या इसको कहते हैं पहले ये बताइएगा। एकदम बेसिक से चीज़ें स्टार्ट करेंगे। तो देखिए जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं सबसे पहले भाई ये आपका, देखिए ये तो बहुत लोग स्टूडेंट ऐसे ही बोल देते हैं कि ये आपका सीपीयू है। सबसे बड़ा आपका एक मिसकंसेप्शन यहीं पे कि ये सीपीयू नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले भाई आपको इतना तो पता है कि आपकी जो कंप्यूटर है ये कैसे चलती है, तो आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, बिल्कुल। तो जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तो स्विच ऑन करते ही आपको इस स्क्रीन पे क्या है भाई, जो आपका होम पेज होगा जिसमें बहुत सारे आपको आइकन्स दिख रहे होंगे, स्टार्ट मेन्यू रहेगा आपको। तो ये जो आप जैसे ही स्विच ऑन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बटन प्रेस करके, तो ये जो स्क्रीन दिख रहा होता है इसे हम कहते हैं VDU, यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट। समझ में आया?
और ये मैं इसलिए बताया क्योंकि ये आपके सवाल पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जैसे ही कंप्यूटर को ऑन किया जाता है तो ऑन करने के वक्त जो स्क्रीन आपको दिख रही होती है, उस फर्स्ट विजिबल जो स्क्रीन होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो भाई उसे हम नाम देते हैं डेस्कटॉप की, ठीक है। उसे हम क्या नाम देते हैं, डेस्कटॉप की। एक तो क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका फुल फॉर्म से पूछा जाएगा VDU का। तो VDU का फुल फॉर्म क्या है, विजुअल, D4 हो गया डिस्प्ले, U4 हो गया आपका यूनिट, यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। क्लियर है, 2 पॉइंट क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, ये बड़ा सा जो बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स के बारे चलिए अब हम लोग जानते हैं। क्या ये CPU है? अगर ये CPU नहीं है तो फिर क्या है, आखिर CPU कहाँ है? तो देखिए भाई, ये जो आपको बक्सा जो दिख रहा है ना, ये बक्से का क्या नाम है, इसे हम कहते हैं सिस्टम यूनिट। एकदम बढ़िया से पढ़िए, किताबी भाषा में ना आकर के एकदम बोलचाल की भाषा में कंप्यूटर को पढ़ेंगे, यानी देहाती भाषा में, सिस्टम यूनिट। और इसे हम एक और नाम से जानते हैं, कैबिनेट यूनिट के भी नाम से बोल देते हैं, या फिर इसे एक और नाम से जाना जिसको हम लोग टावर भी कह देते हैं। अब समझिएगा एक एक चीज को। देखिए, जब बात हो रही है इस सिस्टम यूनिट की, या फिर कैबिनेट यूनिट की, या फिर टावर की, ये तीनों एक ही है, तीनों बस नाम अलग अलग है। सिस्टम यूनिट भी कहा जाता है, इसे कैबिनेट यूनिट भी कहा जाता है, और इसे टावर भी कहा जाता है। अब इसी सिस्टम यूनिट में 3 इंपॉर्टेंट हार्डवेयर लगे होते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 3 इंपॉर्टेंट हार्डवेयर। सबसे पहला इसको हम क्या कहेंगे, SMPS कहेंगे, क्लियर है। दूसरा आपका होगा मदरबोर्ड, ठीक है, दूसरा क्या होगा आपका मदरबोर्ड। और तीसरा क्या होगा सर, इसे हम कहेंगे हार्ड डिस्क, ठीक है। यहां तक समझ में आया? बहुत डिटेल में अभी मत जाइए, बस इतना मुझे बताइए कि आपको ये समझ में आया जो मैंने अभी आपको बताया। ये क्या हो गया सर, SMPS। फुल फॉर्म वगैरह के लिए परेशान मत होइए, अभी सब कुछ आएंगे। ये हो गया आपका मदरबोर्ड, ये हो गया आपका हार्ड डिस्क। यानी कि सिस्टम यूनिट की जब बात हो रही है तो इस सिस्टम यूनिट में आपने क्या देखा सर, इसमें 3 हार्डवेयर लगे होते हैं। एक हो गया आपका मदरबोर्ड SMPS, और एक हो गया आपका हार्ड डिस्क। और जब ये सिस्टम यूनिट, यानी कि ये जब बक्सा खाली होगा, यानी कि देखिए, आप कंप्यूटर में एक एक पार्ट ला ला करके खुद से जोड़ करके कंप्यूटर को बहुत ही हाईली इफिशिएंसी, बहुत ही फास्ट बना सकते हैं। बस डिपेंड करता है कि आप कितना लेटेस्ट वर्जन का, कितनी इफिशिएंसी, कितनी हाई स्टोरेज कैपेसिटी का आपने इक्विपमेंट यूज किया है हार्डवेयर, एज ए हार्डवेयर। देखिए, एक वर्ड मैं बार बार यूज कर रहा हूं हार्डवेयर के बारे में। तो हार्डवेयर कहने का मतलब क्या है सर, हार्डवेयर कहने का मतलब ये है जिसे आप छू सकते हैं। तो ये जो आप मदरबोर्ड की बात जो कर रहे हैं ना, इसे आप छू सकते हैं, और मैं इसका आपको फिगर अब दिखाने जा रहा हूं। ये रहा आपका मदरबोर्ड। आपने देखा होगा ग्रीन कलर के प्लेट का, आपने देखा होगा, कोई भी आपने इंस्ट्रूमेंट टीवी का खोला होगा, कोई आपके टेक्नीशियन आके खोले होंगे, फ्रिज में या वॉशिंग मशीन या कंप्यूटर में भी आपको देखने को मिलता है। इसे ही हम कहते हैं मदरबोर्ड। नाम क्या है भाई, मदरबोर्ड, यानी मदर यानी कि माँ, यानी कि समझ रहे ना, इसके बिना आपकी जीवन अधूरा है, माँ के बिना। उसी प्रकार ये कंप्यूटर भी इस मदरबोर्ड के बिना अधूरा होता। अब ये मदरबोर्ड को आप छू सकते हैं क्या, वो ग्रीन प्लेट को नहीं छू सकते? बिल्कुल छू सकते, इसलिए वो हो गया हार्डवेयर। लेकिन सॉफ्टवेयर जिसको आप छू नहीं सकते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होता है बहुत सारे आइकन, तो क्या आप उसको छू सकते हैं? नहीं छू सकते हैं, तो वो हो गया आपका सॉफ्टवेयर। अब आपने कंप्यूटर में कोई एंटीवायरस डाल रखा, ठीक है ना, वायरस को, या आपके कंप्यूटर में वायरस ना आए उसके लिए आपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाल रखा है, क्या आप उसको छू सकते हैं? नहीं छू सकते, तो वो हो गया सॉफ्टवेयर। चलिए साहब, यानी कि अगर आप, अब देखिए यहाँ समझिए कि अगर इस सिस्टम यूनिट के अंदर SMPS नहीं रहा, मदरबोर्ड नहीं रहा, हार्ड डिस्क नहीं रहा, तो ये खाली बक्सा है, ठीक है, ये अभी यूजलेस है। उसको हम लोग कैबिनेट यूनिट तब कहते हैं। हम इसे टावर क्यों कहते हैं ये भी समझिए। आपके घर के आसपास नेटवर्क टावर लगा होगा, BSNL का, जियो का, एयरटेल का, ठीक है। इस प्रकार से आपने देखा होगा भाई टावर लगे हुए। अब इस टावर से क्या है, आपका एक कॉलोनी का पूरा अटैचमेंट होगा, एक दूसरे कॉलोनी को भी अटैच करके रखा होगा, इस प्रकार से। उसी प्रकार से ये जो आपका सिस्टम यूनिट है, आपको मैंने टावर का नाम दिया क्योंकि इसी सिस्टम यूनिट के साथ आपका मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, ये सभी आपको क्या होते हैं, लगे हुए होते हैं। तो आप इसको एक टावर के फॉर्म में देख पा रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, टावर भी।
तो देखिए एक तो यहाँ से सवाल बनेगा सिस्टम यूनिट, कैबिनेट यूनिट और टावर। क्लियर है भाई, किसको कहते हैं, क्यों कहते हैं, ये सारी चीजें समझ में आ गई। कंप्यूटर ऑन करते हुए जो सबसे पहला जो स्क्रीन दिखता है उसे हम क्या का नाम देते हैं सर, VDU का, यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट, या फिर इसे हम डेस्कटॉप का भी नाम देते हैं। क्लियर है भाई, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर। अब आइए आगे बढ़िए। देखिए ये आपका मदरबोर्ड है, ठीक है, इसको एक एक पूरा एक एक इक्विपमेंट के बारे, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा सब चीज हम लोग पढ़ चुके हैं और आपको फिर से हम पढ़ा रहे हैं। एक एक चीज को आपको मैं समझाऊंगा। ये आपका मदरबोर्ड है मेरे भाई। देखिए आप लोग जो सीपीयू जो चिल्ला रहे होते हैं ना, एक्चुअल में आप लोग इसको ही सीपीयू का नाम दे देते हैं, ये सीपीयू नहीं है। देखिए सीपीयू कहाँ, ये मदरबोर्ड है आपका। इस मदरबोर्ड में ये आपका एक सॉकेट है, इस सॉकेट का क्या नाम है, तो इस सॉकेट का नाम अगर आप पढ़िएगा तो सीपीयू सॉकेट है। मतलब इसी सॉकेट में आपका क्या किया जाता है, आपका सीपीयू लगाया जाता है, और ये रहा आपका सीपीयू, ये रहा, ठीक है। यानी इतनी सी छोटी सी आपको एक चिप के फॉर्म में दिखती है, जिसको हम कहते हैं आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, जो किसका बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है, यानी एक सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। यानी मैं इसको और भी दिखाऊं तो देखिएगा, ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं, लाएं खुद से मदरबोर्ड में, ये रहा आपका सीपीयू को लगा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, ये पूरा एक सॉकेट है, ये सॉकेट को हम क्या कहते हैं, सीपीयू सॉकेट, क्योंकि यहीं पे आपका सीपीयू आके लगता है। देखिए यहाँ पे इसको और देखिएगा तो ये रहा, देखिए सीपीयू, ठीक है, ये हो गया आपका सीपीयू। अब देखिए ये मदरबोर्ड का एग्जैक्ट जो लोकेशन यहाँ पे आपको अंदर में दिखता होगा, इस प्रकार से व्हाइट कलर से आपको ये जो आपको धागे नुमा स्ट्रक्चर के रूप में चीजें दिख रही होगी। दिख रही है कि नहीं भाई, बिल्कुल दिख रही है। आखिर इसका काम क्या, चलिए अब इसको भी समझिए। देखिए इस फिगर पे आइए, इस फिगर को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें दिखा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले एक तो आप ये देखिए, ये क्या हो गया सर, सीपीयू सॉकेट, यानी ये हो गया सर आपका सीपीयू, ठीक है। अभी यहीं पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको अगर देखने को मिले तो मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि देखिए यहाँ पे दिखाया गया है डी रैम मेमोरी स्लॉट, यानी कि जो रैम है ना, इसी देखिए एक्चुअली अभी हम लोग उसमें रैम को जब पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल मतलब पढ़ तो चुके हैं। एक होता है डी रैम, एक होता है एस रैम, डायनेमिक और स्टैटिक है। तो जो मेनली हम लोग अपने कंप्यूटर में यूज करते हैं उसमें या क्या यूज होता है, डी रैम का यूज होता है। तो ये डी रैम का ये सॉकेट है, ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है ना, ये सॉकेट है। यहीं पे आके क्या किया जाता है, यहाँ पे लगाया जाता है रैम को। तो मान लीजिए रैम को लगाया गया है, यहाँ पे मान के चलते हैं रैम लगाया गया, ठीक है, ये हो गया आपका रैम, और यहाँ पे लगाया गया सीपीयू को, ठीक है। अब ये रैम कोई भी डाटा को भेजेगा सीपीयू के पास, तो कैसे भेजेगा भाई। अब एक बात बताइए, आपको कहीं भी किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है तो आप क्या करते हैं, ट्रेन का, बस का, बाइक का, ऑटो, मतलब कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन लेते हैं। उसी प्रकार कंप्यूटर में जब कोई आप डाटा दिए हैं, जैसे कि देखिए समझिएगा ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को, ये हो गया आपका हार्ड डिस्क, ठीक है। कोई भी चीज परमानेंट जो स्टोरेज होती है वो आपका हार्ड डिस्क में होता है। अब आपके हार्ड डिस्क में मान के चलते हैं कोई फोटो होगा, आपका पिक्चर है। अब इस पिक्चर को आपको अपने मॉनिटर में देखनी है, तो क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले क्या किया जाता है, आप उस पिक्चर पे जैसे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हार्ड डिस्क क्या करेगा, ये आपको इंफॉर्मेशन भेजेगा आपको रैम के पास, ठीक है। किसके पास भेजेगा, रैम के पास। फिर ये रैम क्या करेगा, इस सीपीयू के पास आपको भेजेगा, ये सीपीयू के पास इनपुट आपको दे देगा। अब ये सीपीयू क्या करेगा भाई, प्रोसेसिंग करेगा, क्या करेगा, उसको प्रोसेसिंग करेगा, एंड देन आपको यहाँ मॉनिटर में ये फोटो ओपन होते हुए दिखता है। देखिए ये तो मैंने बड़े बेसिक चीजें मैंने बता दी। अभी इसके अंदर भी हम लोग धीरे धीरे डेप्थ में जाएंगे। फिर हार्ड डिस्क के बाद और भी बहुत सारी चीजें होगी। रैम के बाद यहाँ पे बहुत सारे रजिस्टर लगे होते हैं, रजिस्टर 7 प्रकार के होंगे, उन 7 में से किसका क्या काम होगा वो सब चीज। लेकिन एक बस अभी बेसिक ऐसे समझिए कि चीजें ऐसे चलती है कंप्यूटर में। कोई फाइल ओपन करना या आपको हमारा नोट्स ही ओपन करना होगा, पीडीएफ फाइल, तो वो कहाँ स्टोरेज होगा, आपके हार्ड डिस्क में होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कमांड दिए, हार्ड डिस्क से आपका कहाँ पे आएगा वो कमांड, रैम के पास आएगा। देन रैम इसको क्या करेगा, एज ए इनपुट आपके सीपीयू को देगा। फिर सीपीयू समझेगा क्या है नहीं है, उसको ओपन करने के लिए प्रोसेसिंग करेगा, और फिर यहाँ पे आपको आउटपुट आपके मॉनिटर में देखते हुए मिलता। ठीक है, यही सारी चीज है। तो ये जो डाटा जा रहा है ना, ये जो ट्रांसफर हो रहा है, तो ये ट्रांसफर कैसे होगा, तो भाई मदरबोर्ड में जो ट्रांसफर होती है ना डाटा, इसको हम लोग नाम देते हैं बसेस की, बस, इसको हम कहते हैं बस। लेकिन बाकी अगर बाहर में अगर आप देखें पेरीफेरल मतलब कि बाहर में, जैसे कि ये माउस लगा हुआ, ये क्या है आपका एक वायर है, तो वायर से भी क्या हो रहा है डाटा, तो इसको आप वायर भी बोल सकते हैं या फिर बस भी बोल सकते हैं कंप्यूटर के लैंग्वेज में।
ये आपका कीबोर्ड भी कैसे वायर से लगा, तो इसको भी आप क्या बोल सकते हैं, बसेस का नाम दे सकते हैं। चलिए ऑलमोस्ट अब आप बहुत हद तक चीज़ों को समझ चुके हैं कंप्यूटर के बारे में। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने आज के मेन टॉपिक पे। इतनी सारी जानकारियाँ होनी बहुत ज़रूरी है कंप्यूटर जब भी आप पढ़ें। चलिए भाई आइए चीज़ों को स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए अभी आज के समय में जो आप कंप्यूटर देख रहे होते हैं, ठीक है, वो कौन सी कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर। तो सर ये डिजिटल कंप्यूटर का मतलब क्या, किसे आप डिजिटल कंप्यूटर करते हैं। अब आपके माइंड में ये डाउट आ रहा होगा सर कुछ एनालॉग होता है, कुछ डिजिटल ये डिजिटल होते हैं, हाइब्रिड होते हैं, परेशान नहीं होना, वहाँ पे आएंगे। देखिए आज के समय में हम जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अभी जो आप लेटेस्ट जो भी कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं। अब ये डिजिटल कंप्यूटर का मतलब क्या है और हम इसे डिजिटल कंप्यूटर क्यों कहते हैं, तो ऐसी कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है ना, कोई ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जो बाइनरी के कंसेप्ट पे काम करता है। अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझेंगे कि बाइनरी कंसेप्ट मतलब क्या है। कि देखिए आप कंप्यूटर में कोई भी इमेज ओपन कर रहे होते हैं, कोई फाइल ओपन कर रहे होते हैं, कोई डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं, कुछ भी ओपन कर रहे हैं, तो आपका ये जो कंप्यूटर है, या कह लिया जाए ये सीपीयू क्या है भाई, ब्रेन है कंप्यूटर का, है ना। तो ये इमेज को नहीं समझता है, ये फाइल को, डॉक्यूमेंट को नहीं समझता है आपके डिजिटल कंप्यूटर। ये क्या समझता है, बाइनरी, ये कोड के ऊपर काम करता है। वो कौन सा कोड होता है सर, बाइनरी कोड होता है। अब आइए इसको थोड़ा सा हम लोग तोड़ते हैं अच्छे से, देखिएगा ध्यान पूर्वक से समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए हमने ये कहा डिजिटल कंप्यूटर जो है किस पे काम करता है, बाइनरी कोड के ऊपर काम करता है। किसके ऊपर काम करता है सर, बाइनरी कोड के ऊपर काम करता है ना। तो बात है सर बाइनरी में एक वर्ड आ रहा है बाई। अब इसको और थोड़ा सा मैं बेसिक करता हूं। मैं आपको बोलूं कि सर आप मुझे 1054 रुपए लिखिएगा, तो 1054 रुपए लिखने के लिए आपके पास कितने नंबर है, तो आपके पास 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है ना। यही 10 नंबर है आपके पास, 10 डिजिट है। यही 10 डिजिट का इस्तेमाल करके आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं, जैसे कि 2084 रुपए लिख सकते हैं, 5090 रुपए लिख सकते हो। तो ये 5 कहाँ से लाए, आपने यहाँ से ले लिया, इस 0 को आपने यहाँ से ले लिया, इस 9 को यहाँ से ले लिया, और ये 0 को यहाँ से। मतलब यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स में जो आपके पास नंबर लिखने के लिए कितने आपके पास ऑप्शन है, तो आपके पास 10 तरीके। इसीलिए आप हमेशा क्या करते हैं मैथ्स में या साइंस वगैरह में, कितना पावर लेते हैं सर, 10 का पावर लेते हैं, क्योंकि आपके पास क्या है, 10 तरीके हैं नंबर को लिखने के। लेकिन जब बात होगी कंप्यूटर में, डिजिटल कंप्यूटर की, तो हम यहाँ पे क्या बता रहे सर, बाइनरी कोड को वो समझती है। अब बाइनरी कोड में मतलब एक शब्द आ रहा बाई। बाई का मतलब क्या होता है सर, 2, है ना। बाई का मतलब क्या होता है, 2, यानी कि 2 मतलब एक आपके पास नंबर होगा और एक और नंबर होगा, एक होगा आपका 0 और एक होगा आपका 1। इसे हम क्या कहते हैं, 1 बीट कहते हैं। इसे भी हम लोग 1 बीट का नाम देते हैं। मतलब ये सब क्या है, आप देखिए मेमोरी यूनिट में पढ़ेंगे कि एक बीट में कितना निब्बल होता है, एक बाइट में कितना बीट होते हैं, 1 किलोबाइट में कितना बाइट होगा, 1 मेगाबाइट में कितना किलोबाइट होगा, गीगाबाइट, पेटाबाइट, टेराबाइट, ये सब चीज़ हम लोग वहाँ पे देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन वहाँ से भी आएगा। लेकिन अभी ये समझिए कि हमारा जो डिजिटल कंप्यूटर जो हम बातें कर रहे हैं वो किस भाषा को समझती है या किस पे काम करती है, तो बाइनरी कोड पे काम करती है। बाइनरी मतलब क्या समझा सर आपने, बाइनरी का मतलब 2, यानी कि आपका जो आप यहाँ पे कोई भी इमेज को ओपन कर रहे थे, जो यहाँ मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैंने आपको जो बताया कि आप कोई इमेज को ओपन कर रहे हैं, कोई फाइल या कोई डॉक्यूमेंट, तो ये इमेज फाइल डॉक्यूमेंट को ये आपका सीपीयू नहीं समझेगा, ये किसको समझेगा, बाइनरी कोड को। यानी कि इस इमेज को, इस फाइल को, इस डॉक्यूमेंट को किस में कन्वर्ट करता है आपके कंप्यूटर, वो बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है। बाइनरी कोड कहने का मतलब क्या सर, आपके पास 2 ऑप्शन है, एक हो गया आपका 0 और एक हो गया आपका 1, है ना। कहाँ गया भाई, एक हो गया आपका 0 और एक हो गया आपका 1। देखिए ये जो 0 है इसको हम कहते हैं लो वोल्टेज, और ये जो आपका 1 है इसे हम कहते हैं हाई वोल्टेज। इसका मतलब क्या समझिए, देखिए अभी आपने कहा कि आपका जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर कैसे चलती है भाई, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है ना। कैसे चलती है सर, इलेक्ट्रिसिटी, पावर सप्लाई करना पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या है सर, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही होता है। थोड़ा सा साइंस, थोड़ा सा फिजिक्स में जाएंगे हम लोग। इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं सर, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को।
किसको कहते हैं सर? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करने लगी, क्या केवल फ्लो करने से ही इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती? नहीं, लेकिन कब? जब ये एक फिक्स डायरेक्शन में, और फिक्स डायरेक्शन में मूवमेंट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को आप क्या करते हैं सर? एक वोल्टेज देते हैं, कोई बैटरी लगा रहे होते हैं, यानी आप वोल्टेज सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार आपके कंप्यूटर में सेम इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो यहाँ पे भी एक हाई वोल्टेज होगा, एक लो वोल्टेज होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यानी जो 0 है और जो 1 है, 0 यहाँ क्वेश्चन पूछेगा हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, मतलब हाई वोल्टेज मतलब वैल्यू 1, लो वोल्टेज मतलब वैल्यू 0। अब देखिए, आपने जैसे कि आप यहाँ मदरबोर्ड में देख रहे हैं डी रैम स्लॉट को, है ना। यहाँ पे आप जब भी कुछ भी आप स्टोरेज डिवाइस, या फिर आप अपने मोबाइल का एक एग्जांपल लीजिए ना, कि आपकी चिप का इस्तेमाल करते हैं, तो चिप का जो स्टोरेज आप देखेंगे हमेशा ही आपका 2 का मल्टीपल पे मिलेगा। 2 GB होगा, 2 MB होगा, 4 GB होगा, 4 MB हो सकता है, 6 GB हो सकता है, 8 GB हो सकता है, 10 GB हो सकता है, ऐसे हो सकता है, 9 GB भी हो सकता है, ठीक है, 9 GB भी हो सकता है। अब इसको समझिए कैसे चीजें चलती है। देखिए, अब आपके पास भाई क्या है, ऑप्शन क्या है? 2 ऑप्शन ही है, मतलब 2 नंबर ही आपके पास, एक 0 और एक 1। यानी कि आप कंप्यूटर में आपके पास तरीके कितने हैं? 2 तरीके हैं, इसलिए हमेशा जो पावर चाहेगा, इसलिए जितने भी स्टोरेज कैपेसिटी आप देखते हैं मेमोरी कार्ड वगैरह का, वो 2 के पावर पे चलेगा। 2 का पावर 0 यानी कि वैल्यू कितना आ गया? 1। 1 बाइट, 1 मेगाबाइट, 1 MB, 1 KB बोलिए, या फिर 1 GB बोलिए, या 1 TB बोलिए, 1 पेराबाइट, पेटाबाइट हो गया, सो जो भी चीजें। फिर 2 का पावर 1 हो गया 2, 2 का पावर 2 हो गया आपका 4, उसी प्रकार 2 का पावर 3 हो गया आपका 8, 2 का पावर 4 हो गया आपका कितना? 16, ठीक है। ये सब चीजें भाई देखिए, कहीं भी अगर कोई डाउट आए तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। उसी प्रकार फिर चलेंगे 2 का पावर 5 पे, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 32, ठीक है। 2 का पावर 5 हो गया 32, 2 का पावर 6 कितना हो जाएगा सर? 64। उसी प्रकार चलिए 2 का पावर 7 कितना हो जाएगा? 128। 2 का पावर 8 कितना हो जाएगा? 2 का पावर 8 कितना हो जाएगा? 256, 256। 2 का पावर 9 कितना हो जाएगा? 512। और 2 का पावर 10 कितना हो जाएगा? 1024, ठीक है। यहाँ तक और आगे चल सकते हैं, बस इतना तक अभी रुकिए। अब एक चीज को समझिए, जो 2 का पावर 10 होता है उसको हम बोलते हैं किलो, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं के, और फिर आगे लगा देते हैं बी, यानी कि बी फॉर क्या हो गया सर? बाइट, किलो बाइट। यानी कि आप यहाँ पर समझिए इसको ऐसे, और भी चीज़ों याद, ये सब क्वेश्चन है, ये सब पूछेगा डायरेक्ट, इससे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसी को आप रिप्रेजेंट कर देते हैं इस प्रकार से, के बी यानी कि किलो बाइट। क्लियर है? के बाद 2 का पावर 10 इसको हम बोलते हैं मेगा। 2 के पावर 10 बोलो, 2 का पावर 20 इसको हम लोग बोलते हैं मेगा, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम, फिर लग गया बाइट। 2 का पावर 30 इसको हम लोग बोलते हैं जीगा, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल जी से, जीगा बाइट हो जाएगा। 2 का पावर 40 जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टेरा बोलते हैं, जिसको कैपिटल टी से, यानी कि टेरा बाइट। ठीक है, यहाँ तक चीजें ठीक है भाई। तो देखिए आपको, आप जैसे कि आप अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में, अब तो भाई क्या करते हैं, बाहर से भी बोलने हो जाता है ना कि एक्सपेंडेड है, कितना आप एक्सपेंड कर सकते हैं। मान लीजिए आपने लैपटॉप लिया, ठीक है, जिसकी हार्ड डिस्क है आपकी, मान के चलते हैं 8 GB है, ठीक है। आप बोलते हैं कि सर आप बाद में इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, इसमें एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, 4 GB और लगा सकते हैं रैम, ठीक है। तो 4 GB कहने का मतलब क्या हो गया सर? 2 का पावर 2 का आप एक रैम लाएंगे, तो देखिए यहाँ पे देखिए मदरबोर्ड को ध्यानपूर्वक से देखिएगा, देखिए इस मदरबोर्ड को ध्यानपूर्वक से देखिए। तो यहाँ पे एक आपका हो गया ऑलरेडी, पहले सब जब मैन्युफैक्चरिंग किया गया तो 8 GB का एक रैम लगा हुआ, एक और स्लॉट इसीलिए दिया गया है। अब जिसमें नहीं दिया रहेगा कंप्यूटर में तो बोलेगा वो एक्सपेंडेबल नहीं है सर, स्टोरेज डिवाइस। अब यहाँ पे एक और आप रैम ला करके 2 का पावर कितना हो जाएगा सर? 3, 8 GB एक्सपेंडेबल होगा, या फिर 2 का पावर 2, 4 GB एक्सपेंडेबल, जितना भी आपको लगाना है लगा सकते हैं। समझ में आया? तो क्यों आपके कंप्यूटर या मोबाइल में ऐसे चीजें चलती है। अब कहेंगे सर कि हमारा मन क्या हो रहा है सर, कि हमारा मन हो रहा है सर ये कि अच्छा एक चीज और समझिए, आपको एग्जामिन में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? 2 का पावर 26 दिया हुआ रहेगा, ठीक है। 2 का पावर 26 पूछा जाएगा कितने मेगाबाइट के बराबर है। हालांकि इसको मेमोरी यूनिट में बहुत अच्छे से समझाएंगे, कुछ नहीं करना है, पहले इसको आपको इस फॉर्म में पहले ले आइए। 2 का पावर 10, तो 26 किसके नियरेस्ट में भाई? 2 का पावर 20 में है, तो क्या आप इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 6 इंटू 2 का पावर 20। अब आप बोलेंगे सर 2 का पावर हमें 10 तक याद है सर, हमको 11 याद है, तो जरूरी नहीं है याद करना, इसलिए मैंने नहीं लिखा। इसको क्या करेंगे, अब देखिए 2 का पावर 6 तो आपको पता है ना कितना होता है? 64 होता है।
2 का पावर 20 मतलब क्या, 2 का पावर 20 मतलब मेगाबाइट, ठीक है, कितना हो गया 64 मेगाबाइट। 2 का पावर 26, समझ में आ गया यहाँ तक चीजें। चलिए ये सब मेमोरी यूनिट में हम लोग बहुत डिटेल फिर बाकी कर लेंगे, कन्वर्जन वगैरह, यहाँ तक चीजें क्लियर है भाई, ठीक है। यानी बाइनरी मतलब आपको समझ में आ गया कि नहीं आया, पहले ये बताइए। बाइनरी मतलब आपको समझ में आ रहा है कि हम कंप्यूटर के पास क्या है, ऑप्शन, केवल दो ऑप्शन है, ठीक है, या तो 0 लेगा या तो 1 को लेगा, ठीक है। बाइनरी कंप्यूटर किस कंसेप्ट पे काम करता है सर, बाइनरी के कंसेप्ट पे काम करता है, या तो 0 या फिर 1, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, क्लियर है यहाँ तक। क्यों आपका डिवाइस का स्टोरेज वगैरह इस प्रकार से चलता है, तो यहाँ पे हम लोग 2 का पावर लेके सारी चीजों को लेके चलते हैं। अब आइए आगे बढ़िए, बाइनरी कोड हो गया 0 1, यहां तक हमने समझ लिया। चलिए क्लासिफिकेशन, अब डिजिटल कंप्यूटर का जो हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे, ये जो बेस्ड है आपका क्लासिफिकेशन, एक तो हम डिजिटल कंप्यूटर के साइज के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं, और एक डिजिटल कंप्यूटर के फंक्शन के आधार पर हम इसको क्लासिफाई करते हैं। तो साइज के आधार पर जो क्लासिफिकेशन होता है, जिसको हम कहेंगे सुपर कंप्यूटर, एक होगा मेन फ्रेम कंप्यूटर, एक होगा आपका मिनी कंप्यूटर, और एक होगा आपका माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। और डिजिटल कंप्यूटर के कार्य के आधार पर, मतलब जो कार्य करेगी डिजिटल कंप्यूटर उसके आधार पर हम 3 भाग में इसको विभाजित करेंगे। एक रहेगा सर्वर कंप्यूटर, एक रहेगा आपका वर्क स्टेशन कंप्यूटर, और एक रहेगा आपका एम्बेडेड सिस्टम। एक एक करके सारी चीजों को समझिएगा। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे समझिए, जो है आपका एक मिनी कंप्यूटर, ठीक है। मिनी कंप्यूटर मतलब क्या है, इसको समझिए। देखिए मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर, इसके बीच के डिफरेंस को समझिए, ठीक। यहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, और मेनली एग्जाम्पल क्वेश्चन, आप एग्जाम्पल यहां से पूछ लिया जाता है। जो आप मिनी कंप्यूटर देखते हैं, ये साइज में बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है। साइज में क्या होता है, बहुत ही छोटा मिलेगा आपको, उसे ही आप क्या कहते हैं सर, मिनी कंप्यूटर कहते हैं। लेकिन आप जो माइक्रो कंप्यूटर जो देख रहे हैं ना, माइक्रो कंप्यूटर की जो आज आप जैसे कि लैपटॉप जो यूज कर रहे हैं, आप उसको माइक्रो कंप्यूटर कहेंगे। उसके अलावा लैपटॉप एज ए बिजनेस पर्पस या फिर ऑफिशियली पर्पस पे यूज किया जाता है। नोटबुक स्टूडेंट के लिए बनाया गया नोटबुक है। टैबलेट हो गया, डेस्कटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, स्मार्टफोन, साइंटिफिक कंप्यूटर। आपने देखा होगा जो बहुत सारे ऐसे टिपिकल कैलकुलेशन या इक्वेशन को कैलकुलेटर ही सॉल्व कर देती है। आपने गेट के एग्जामिनेशन की तैयारी की होगी, तो वहां पे साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका माइक्रो कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जिसका साइज बहुत छोटा, यानी कि लैपटॉप वगैरह से भी जिसकी साइज क्या होती है, छोटी होती है, लेकिन ये बहुत हाईली कॉस्टली होती है। सुपर कंप्यूटर किसे कहेंगे, सुपर कंप्यूटर यानी कि मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर होती है, जो सबसे टिपिकल क्रिटिकल कैलकुलेशन कर देती है, जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग में यूज किया जाता है। उसके अलावा फ्लूइड डायनेमिक्स में यूज किया जाता है। बहुत कठिन कठिन कैलकुलेशन या फिर स्पेस में रिसर्च में सेंटर में ये सब सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब आइए मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है। देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर से पहले समझिए सर्वर कंप्यूटर के बारे में। अब सर्वर कंप्यूटर को मैं आपको बताता हूं, जैसे कि यहाँ पे कोई एक कंप्यूटर है, ठीक है। अब ये कंप्यूटर मेनली करता क्या है, सर्विस देता है। सर्विस देने वाला ये कंप्यूटर है, यानी कि ये क्या करेगा, डाटा भेजेगा इस क्लाइंट को, ये डाटा भेजेगा इस क्लाइंट को, यानी कि यहाँ पे एक क्लाइंट है यहाँ, यानी कि ये जितने भी क्लाइंट आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जितने भी क्लाइंट, इसको डाटा कहाँ से मिल रहा है, तो ये इस कंप्यूटर से दिया जा रहा है, यानी कि मेन सर्विस यहीं से दी जा रही है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं सर, सर्वर कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। यानी कि यहां से इस कंप्यूटर को डाटा मिल रहा है, 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 ठीक है। मान के चलिए कि यहाँ पर आपका मेन फ्रेम, सॉरी, यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर, यानी कि यहाँ पे लैपटॉप है, यहाँ भी लैपटॉप है, यहाँ पे डेस्कटॉप हो गया, यहाँ पे डेस्कटॉप हो गया, तो ये आपका क्लाइंट हो गया। तो यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे यहाँ से क्या किया जा रहा है, डाटा प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये जो आपका डाटा प्रोवाइड कर किया जा रहा है, यहाँ से सर्विस जो जा रही है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, सर्वर कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। अब सर्वर कंप्यूटर कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे लैपटॉप को जा रहा है, यहाँ पे ये क्लाइंट लैपटॉप, यहाँ डेस्कटॉप, यहाँ डेस्कटॉप, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी, कोई भी कंप्यूटर हो सकता है, आप में इसमें से कोई भी, माइक्रो भी हो सकता है, मेन सुपर कंप्यूटर, कोई भी कंप्यूटर यहाँ पे हो सकता है जो एज ए सर्वर कंप्यूटर काम करेगा। मतलब कि जो मेन, हम जैसे यहाँ बैठे हैं, आपको क्या कर रहे हैं भाई, कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम हो गए सर्वर कंप्यूटर, और आप डाटा रिसीव कर रहे हैं, तो आप क्या हो जाइएगा, क्लाइंट हो जाइएगा, क्लियर है। और अब आ जाइए मेन फ्रेम कंप्यूटर। देखिए
ये जो आप देख रहे हैं ना मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर कुछ नहीं है, एज अ सर्वर कंप्यूटर की तरह ही, इसी के तरह हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब आइए वर्क स्टेशन कंप्यूटर के बारे में समझिए। ऐसा कंप्यूटर जिसकी क्षमता नॉर्मल कंप्यूटर जो आपके पास है ना उससे क्या होती है, इसकी बहुत अधिक होती है। वर्क स्टेशन मतलब कि जैसे आपका बहुत सारे स्टेशन को कंट्रोल किया जाता है एक मेन स्टेशन से। जैसे आपने देखा होगा दिल्ली में मेट्रो में, आपने देखा होगा राजीव चौक में, है ना, तो वहां पे जो कंप्यूटर्स लगे हैं वो सारे मेट्रो को क्या किया जाता है, वहीं से सारी चीजों को कंट्रोल किया जा रहा है, तो वो हो गया वर्क स्टेशन। ठीक है, मेट्रो वर्क स्टेशन उसको हम कहते हैं। उसी प्रकार बहुत सारे कंप्यूटर को क्या कर रहा होगा, कंट्रोल कर रहा होगा, उसको हम क्या कहेंगे, वर्क स्टेशन कंप्यूटर। इम्बेडेड सिस्टम, इम्बेडेड मतलब कि अब आप इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। मतलब आपने कोई कंप्यूटर को खरीद के लाया, अब आप सोचिएगा कि मैं इसका ग्राफिक्स लगा करके इसकी वीडियो क्वालिटी बढ़ा दूं या फिर मैं इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी उसको बढ़ा दूं, तो ये आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये फिक्स कर दिया गया था मैन्युफैक्चरिंग करते समय ही। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इम्बेडेड सिस्टम। जैसे कि आप वॉशिंग मशीन लाते, तो भाई वो भी एक प्रकार का कंप्यूटर ही है ना, उसमें भी मदरबोर्ड लगा होता है। अगर ध्यान से देखिएगा तो वहां भी ग्रीन कलर का प्लेट होता है, वहां पे उसको मदरबोर्ड ना बोल करके बोला जाता है पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ये सब फुल फॉर्म पूछेगा एग्जाम में। या फिर आप फ्रीज ले लीजिए, वहां पे भी आपको मिलेगा मदरबोर्ड यानी कि पीसीबी। तो ये क्या है, आप इसको चेंज कर सकते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग करते समय ही क्या कर दिया गया, इम्बेड कर दिया गया, तो इसको हम बोलते हैं इम्बेडेड सिस्टम। चलिए, तो ये आपका क्लासिफिकेशन यहां से क्लियर है। अब क्लास यहां से मेन क्वेश्चन क्या बनेगा, अब आइए इसको समझ लीजिए। देखिए मेन क्वेश्चन आपको दे दिया हुआ रहेगा कि लैपटॉप जो है किस कंप्यूटर का एग्जाम्पल है, डेस्कटॉप किस कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। तो याद कर लीजिए, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट, स्मार्टफोन, साइंटिफिक कंप्यूटर, ये सभी माइक्रो कंप्यूटर के ही एग्जाम्पल है। ये हो गया आपका पूरा बेसिक। अब आइए मेन कंपोनेंट्स जो हम लोग का कंप्यूटर में पढ़ना होता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एसएमपीएस के बारे, मदरबोर्ड के बारे, देन हार्ड डिस्क। ये सभी तीनों कहाँ लगे होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। ये तीनों आपके कहाँ लगे होते हैं, आपके इस सिस्टम यूनिट में लगे होते हैं। एसएमपीएस हो गया, मदरबोर्ड हो गया आपका, और आपका हार्ड डिस्क लग गया। ठीक है, तो एक 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 करके हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, तो देखिए ये सबसे पहले हम लोग सिस्टम यूनिट को देखेंगे। सिस्टम यूनिट में ही आपका लगा होता है ये तीनों हार्डवेयर। एसएमपीएस, तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। फुल फॉर्म क्या है, स्विच मोड पावर सप्लाई। अब इसका मतलब क्या है समझिए, पहले भी क्या चीजें लिखी गई है उसको पहले सुनिए। हमारे कंप्यूटर जो हमारी कंप्यूटर जो चलती है उसको चलाने के लिए क्या चाहिए होता है, डायरेक्ट करंट चाहिए होता है। लेकिन आपके घर में जो करंट सप्लाई होती है वो कौन सा करंट होता है भाई, अल्टरनेटिव करंट। क्या आपको पता है अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट के बीच का डिफरेंस? देखिए इसमें जो करंट, जब डीसी डायरेक्ट करंट की बात हो रही है, यानी कि करंट की बात हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसमें जो फ्लो करती है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करती, इसमें इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करती है इस प्रकार। जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये अपने प्लेस में इस प्रकार से वाइब्रेट करेगी ऊपर नीचे। लेकिन अल्टरनेटिव करंट में क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। तो आप यहाँ पे साइन कर्व भी बनाते हैं, याद करिए। और इस डायरेक्ट करंट में आपका ग्राफ जो बनता है एकदम स्ट्रेट लाइन ऐसे बनता है। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह वाइब्रेट कर रही होती है और ये आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होता है इस प्रकार से। ठीक है, तो हमने ये कहा कि आपके घर में तो करंट कौन सा आ रहा है भाई, अल्टरनेटिव करंट आ रहा है। लेकिन कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें कौन सा करंट चाहिए सर, डायरेक्ट करंट चाहिए। तो घरों में क्या है, अल्टरनेटिव करंट सप्लाई होती है। तो अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, एसएमपीएस का यूज करते हैं। तो एसएमपीएस का यूज समझ में आ गया। फुल फॉर्म क्या है, स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, मदरबोर्ड, मदरबोर्ड को तीन नाम से हम जानते हैं। एक तो हम इसको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहते हैं, या हम उसको सिस्टम बोर्ड के नाम से भी जानते हैं, या ऑन बोर्ड या फिर मदरबोर्ड भी कहते हैं। देखिए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड मतलब ये कि आप अपना ये क्या बोलते हैं, आपके पास रिमोट होगा घर में, ठीक है, टीवी रिमोट होगा, एसी रिमोट, आप जब उसको खोलिएगा ना तो वहां भी ग्रीन कलर का प्लेट मिलेगा, तो वो भाई मदरबोर्ड ही है। लेकिन उसको एक्चुअली हम लोग बोलते हैं पीसीबी। और कंप्यूटर में जो ग्रीन कलर का प्लेट होता है उसको हम नाम देते थे मदरबोर्ड का। अब इसका कलर ग्रीन कलर भी होता है, नॉर्मली ग्रीन कलर होते हैं, लेकिन गेमिंग वगैरह कंप्यूटर देखेगा जो बहुत हाईली इफिशिएंटली और कॉस्टली भी होते हैं, वहां पे उसका कलर ब्लैक कलर होता है। ठीक है, हार्डवेयर कंपोनेंट इसी के आप जितने भी हार्डवेयर हैं, जैसे कि रैम हो गया, रोम हो गया, बैटरी अच्छा कंप्यूटर में भी तो जैसा आपकी स्क्रीन में मेरे भाई जो आपका क्या बोलते हैं क्लॉक चल रही है ना, क्लॉक चलते रहती है भाई, उसको भी तो वो सारे बैटरी वगैरह कहाँ आपके मदरबोर्ड में ही लगा, यानी कि सारे के सारे हार्डवेयर कंपोनेंट कहाँ लगे होते हैं, रैम हो गया, रोम हो गया, हीट सिंक, ये सब चीज आपके मदरबोर्ड में ही लगे होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ आपको दिखा दूं, ये आपका मदरबोर्ड है, तो देखिए इसी मदरबोर्ड में आपका सीपीयू भी लगा हुआ है,
रैम हो गया आपका, ये आपका क्या भाई कूलिंग करने का ये इफेक्ट आपको हो गया, ये आपका यहाँ पे पोर्ट दिया हुआ है, बाहर से आप कोई भी पोर्ट लगा लीजिए, ठीक है। यहाँ से आप कनेक्टर ऐड कर सकते हैं, मतलब कि आप क्या बोलते हो तो कार्ड रीडर को लगा लेना है ना भाई, ये सारी चीजें। तो ये सब हार्डवेयर आपको कहाँ कनेक्ट करते हैं, मदरबोर्ड में ही कनेक्ट करते हैं। तो जितने भी हार्डवेयर है वो कहाँ लगता है, आपके मदरबोर्ड में ही कनेक्ट होता है। चलिए आगे बढ़े यहाँ से। चलिए यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे सीपीयू। सीपीयू से पहले समझिए कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के बारे, यानी आईसी चिप। देखिए सीपीयू कुछ चीज अलग से नहीं होता, ठीक है ना, आईसी चिप का ही एक एग्जांपल है आपका सीपीयू। तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पहले फुल फॉर्म याद करिए। सिलिकॉन का बना होता है, जिसका नेचर क्या है, सेमीकंडक्टर का है, ठीक है। मेटल नहीं होता है, ना ही नॉन मेटल, सेमीकंडक्टर होता है। सेमीकंडक्टर मतलब क्या होता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या ना तो बहुत अधिक ना ही बहुत कम। अरे भाई मैंने आपको बताया ना, एक होता है आपका कंडक्टर, एक होगा आपका सेमीकंडक्टर, एक हो गया आपका इंसुलेटर। यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक होती है, इसलिए बहुत अच्छा इसमें करंट पास होता है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन 0 होता है, इसलिए इससे करंट पास ही नहीं होता है। और यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक नहीं बहुत कम नहीं, लेकिन ठीक ठाक है, जो करंट यहाँ से फ्लो करती है लेकिन बहुत कम फ्लो करती है। तो कंडक्टर गुड क्या हो गया, गुड कंडक्ट क्या इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत अच्छा है। इससे इलेक्ट्रिसिटी बैड कंडक्टर हो गया फॉर इलेक्ट्रिसिटी। इसमें ठीक है, नॉर्मल आपका यहाँ से करंट फ्लो कर जाता है। इसका मतलब मैंने बता दिया, फिजिक्स क्लास में मैंने बहुत अच्छे से करवाया ये सब चीजें। चलिए आगे बढ़िए। आईसी चिप का यहाँ पे डेवलप के बारे पूछेगा तो 1958 में आईसी चिप डेवलप किया गया था, किसके द्वारा, जेएस किल्बी के द्वारा। 1959 में एक और आईसी चिप डेवलप हुई बाई रॉबर्ट नॉइसी के द्वारा। अब देखिए सीप ये सब याद कर लीजिए, एकदम पूछेगा किसके द्वारा डेवलप किया गया था। आईसी चिप के टाइप, ठीक है, कैटेगरी को देखेंगे तो इसमें टोटल 6 कैटेगरी है। यहां से क्वेश्चन आपके फुल फॉर्म पूछेंगे, और इसी कैटेगरी में से किस कैटेगरी का एग्जांपल है आपका सीपीयू। क्योंकि सीपीयू क्या है, मैं बार बार बता रहा हूं, सीपीयू एक चिप है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के किस कैटेगरी में आपका सीपीयू आता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहला कैटेगरी एसएसआई यानी कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, एमएसआई यानी कि मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, एलएसआई यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वीएलएसआई यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वीएलएसआईसी यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। और इसी का एग्जांपल हमारे कंप्यूटर में जो सीपीयू लगा होता है, जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप लगा होता है, इसी का एग्जांपल होता है वीएलएसआईसी का। यूएलएसआई यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। रोबोट में ये भी पूछेगा आपसे कि जो रोबोट में जो चिप लगा होता है, कौन से आईसी चिप का ये एग्जांपल होता है, यूएलएसआई यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। आप जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह भी आपने सुना होगा नाम वगैरह, उसमें भी कौन, जो इंसान का रूप है भाई, एक कंप्यूटर नहीं है, ये कंप्यूटर होकर एक इंसान का रूप है, तो एज ए रॉबोट वो काम कर रहा है, तो उसमें कौन सा चिप लगा होता है, तो यूएलएसआई, ठीक है। सीपीयू। अब चलिए यहां से आगे हम लोग डिटेलिंग नेक्स्ट करेंगे आगे की क्लासेस में। बाकी यहाँ से देखिए हमने पूरा क्लास करवा रखा है कंप्यूटर की, आप एक कंप्यूटर करा रखा है, जीके चल रहा है, झारखंड जीके कंप्लीट है, ठीक है। जेएसएससी एलडीसी बैच की मैं बात कर रहा हूँ। और याद रखिए यहाँ पे ये स्कोर, जो यहाँ अच्छा स्कोर करेगा सिलेक्शन वही लेके जाएगा भाई, और एक जीके में अच्छा कर लेगा। बाकी झारखंड जीके में तो कोई दम है ही नहीं, बाकी सर ने इतने अच्छे से करा ही दिया। झारखंड सॉरी मैं इंडियन जीके करा ही रहा हूँ बहुत तरीके से। कंप्यूटर तो मैं करवा दिया हूँ, साथ के साथ नोट्स भी अपलोडेड है, देख ही रहे नोट्स, ठीक है। चलिए जो चाहते हैं इंटरेस्टेड एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।